नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। शुरू करते हैं न्यूज 360। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक आईटीआर भरने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की जा सकती है। इसे लेकर सीबीडीटी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। फिलहाल आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम जैसे शहरों में भारी बारिश के चलते सरकार ये फैसला कर सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल भी सरकार ने आईटीआर भरने की आखिरी तारीख एक्सटेंड की थी। तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक नहीं भरा है तो मुमकिन है आपको कुछ और छूट मिल जाए। सरकार इसकी आखिरी तारीख बढ़ाने की सोच रही है और इसकी वजह बताई जा रही है भारी बारिश। तमाम बड़े शहरों में, महानगरों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है और उसके चलते काफ़ी लोग ऐसे हैं जो माना जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं। खासकर जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए सरकार ये छूट दे सकती है। आपको याद होगा पिछले साल भी ये डेट एक्सटेंड की गई थी, तो आपके लिए एक मौका हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली चोरी की घटनाएं रोकने के लिए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों को स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाने चाहिए। इन पुलिस स्टेशनों को ज्यादा अधिकार भी देने चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा है कि बिजली चोरी के मामले के लिए अलग थाने के जरिए निपटारा किया जाना चाहिए और दोषियों को सजा देने में तेजी लाई जानी चाहिए। और इसी पर जानकारी के लिए बातचीत करेंगे अपने संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, दो बातें हैं, एक तो ये कि क्या राज्य सरकारें इसके लिए तैयार होंगी, और दूसरी बात ये कि ऐसा प्रावधान पहले से ही है तो उसको अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। कितना असर होगा ऊर्जा मंत्री के इस बयान का? जी बिल्कुल, लोकसभा में ऊर्जा मंत्री से इस बारे में सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि जो पावर थेफ्ट है उसकी वजह से डिस्कॉम्स को कितने लॉस हो रहे हैं और क्या उसको लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऊर्जा मंत्री ने पीयूष गोयल ने पूरी जानकारी लोकसभा में देते हुए इस बात के सुझाव दिए कि जो कानून के तहत जो प्रावधान अभी हैं, जो अभी तक अधिकार जो दिए गए हैं उसके तहत अब राज्य चाहें तो अलग से पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और पुलिस को पूरे अधिकार दे सकते हैं जिसका कि प्रावधान अभी भी है। और उसके बाद जो है पावर थेफ्ट की घटनाओं को रोका जा सकता है। कुछ राज्यों में पावर थेफ्ट की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि जो एटीएनसी लॉसेस है वो काफी हैं, 30% के आसपास एटीएनसी लॉसेस है। तो उसको देखते हुए जो डिस्कॉम्स है उसकी लॉसेस भी लगातार बढ़ रही हैं। जो जिस तरीके की पावर सप्लाई होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए पीयूष गोयल का ये बयान जो है, पावर मिनिस्टर का ये बयान काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि सरकार पावरफुल ऑल के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है और राज्यों की भूमिका जो है इसमें काफी अहम होगी। तो इसको देखते, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी इस तरह के पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश किए गए हैं और वहां पे इसके तहत जो है जो केसेस होते हैं पावर थेफ्ट के वो अलग तरीके से वहां पे डील किए जाते हैं और उसकी जो कार्रवाई होती है वो काफी तेजी से होती है। तो उसको एक नजीर के तौर पे लिया जाए और बाकी जो स्टेट्स हैं इस दिशा में कदम उठाएं ताकि पावर थेफ्ट की घटनाओं को रोकी जाए, एटीएनसी जो लॉसेस है उसको कम किया जाए और जो एक्चुअल कंज्यूमर है उसको इसका भार न पड़े, क्योंकि जो लोग सही तरीके से बिजली का बिल अदा कर रहे हैं और एटीएनसी जो पावर थेफ्ट की वजह से उनको ज्यादा बिजली बिल देना पड़ रहा है, उनको पावर कट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बड़ी समस्या है, पावर थेफ्ट बड़ी समस्या है और उसी को लेकर पीयूष गोयल ने ये अपील की है राज्य सरकारों से कि आप भी पंजाब सरकार के रास्ते पर चलते हुए एक अलग थाना, स्पेशल थाना बनाए बिजली चोरी को रोकने के लिए। और देखने वाली बात ये होगी कि इस पर कितना अमल करते हैं राज्य सरकारें। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दाल कीमतों के मोर्चे पर अच्छी खबर है। दालों के थोक दाम कम होने शुरू हो गए हैं। जल्द ही इसका असर रिटेल कीमतों पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। जुलाई में ज्यादातर दालों के दाम करीब 20% तक घट चुके हैं। इस महीने अरहर दाल का थोक भाव करीब 14% घटकर 80 रुपये प्रति किलो के करीब आ गया है। वहीं मूंग दाल का भाव करीब 10% गिरकर एक साल के निचले स्तर यानी 51 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह बेहतर मानसून है। खरीफ दलहन की बुआई लगातार बढ़ रही है और सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस साल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 25 लाख टन बढ़ सकता है।
29 जुलाई तक दलहन की बुआई करीब 40% बढ़ी है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि दालों की सप्लाई बढ़ रही है और दाम कम हो रहे हैं। रामविलास पासवान से खास बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। दाल पर कल राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, तो दाल का आपने भी पेपरमेंट किया है, लेकिन देखिए दाल वाले मुद्दा पर सबको ये बात मालूम है कि साहब ये सीधे डिमांड और सप्लाई का है। अब हम सप्लाई हमारे यहाँ हो रहा है, दाम घटते जा रहा है, तो इसलिए जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। बाकी राहुल गांधी जी वगैरह ने जो नाराबाजी वगैरह किया है वो तो सब पॉलिटिकल है। सर जो राज्य जो खरीद नहीं रहे हैं आपसे, उसके ऊपर क्या कहेंगे कि नहीं खरीदना चाहिए, राज्य को खरीदना चाहिए। बहुत कम स्टेट्स है, जैसा कि हमने कहा कि हमने जो है अभी तक जो है 40,000 जो है हम लोगों ने आवंटन किया है और उसमें से केवल 5,000 टन जो है वो उठाया गया है, तो राज्य सरकारों को चाहिए कि उठावें। महाराष्ट्र में नो हेलमेट नो पेट्रोल के नियम को 5 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है। अब नए सिरे से नो हेलमेट नो पेट्रोल के प्रस्ताव पर विचार होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले 1 अगस्त से इस नियम को लागू करने को कहा था, लेकिन पेट्रोल पंपों पर जिम्मा डाले जाने से पंप डीलर्स नाराज थे। इससे पहले कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परिवहन मंत्रालय को इस नियम पर पुनर्विचार करने को कहा था। और जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अनुराग से। अनुराग, क्या माना जाए कि अभी इसके लिए पूरी तैयारी नहीं थी या बहुत जल्दबाजी दिखाई सरकार ने? तो आपको बता दें कि नो हेलमेट नो पेट्रोल 1 अगस्त से लागू किया जाना था, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसे टाला जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार पहले से 1 अगस्त से लागू करने वाली थी और इस पर दोबारा से विचार करने की बात भी हो रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसी पर हम बात करेंगे अपने संवाददाता अनुराग से। और अनुराग से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि 1 अगस्त से पहले इसे लागू करना था, लेकिन फिलहाल इसको पुनर्विचार के लिए टाल दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अवैध इमारतों को नियमित करने की बड़ी पहल की है। राज्य सरकार दिसंबर 2015 से पहले की गैर कानूनी बिल्डिंग्स को लीगल करने के पक्ष में है। इस मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट में शपथ देने की तैयारी कर रही है। अगर कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील मान ली तो राज्य की 2 लाख इमारतों को राहत मिलेगी। राहत देने से पहले राज्य सरकार एक मुश्त पेनल्टी मांग सकती है। इस कवायद में सरकारी कब्जे वाली और कमजोर इमारतें नियमित नहीं होंगी। तो सरकारी कब्जे वाली और कमजोर इमारतों को नियमित नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अवैध इमारतों को नियमित करने की एक बड़ी पहल की है। राज्य सरकार दिसंबर 2015 से पहले की गैर कानूनी बिल्डिंग्स को लीगल करने के पक्ष में है। तो ये एक बड़ी पहल की है राज्य सरकार ने। आपको बता दें कि दिसंबर 2015 से पहले की जो भी गैर कानूनी इमारतें हैं उनको लीगल किया जा सकता है। सरकार इस पक्ष में है। राज्य सरकार हाईकोर्ट में इसकी शपथ देने की भी तैयारी कर रही है और अगर कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील मान ली तो राज्य की 2 लाख इमारतों को राहत मिलेगी। बड़ी संख्या है इमारतों की जो ऐसी इमारतें हैं और उनको अब कानूनी रूप दे दिया जाएगा। अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता मुंबई से। अनुराग, बड़ी राहत कही जा सकती है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कोर्ट पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये जो पूरा मोटिव देखा जा रहा है ये राज्य सरकार की तरफ से देखा जा रहा है और किस तरह से, जैसा कि आपने बताया, 2 लाख इमारतें हैं उनको एक राहत मिल सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट अपना किस तरह से फैसला देता है। और इसके अंदर कुछ शर्तें ये भी है कि जो इमारतें हैं वो बनी हुई है वो सरकारी जमीन पे बनी हुई नहीं हो या फिर जो इमारतें वो जर्जर हालात में नहीं हो, गिरने वाली स्थिति में नहीं हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर कोर्ट फैसला लेता है। हालांकि उसकी उम्मीद इतनी नहीं है। जिस प्रकार से हमने जानकारों से बात करी तो जानकारों का यही कहना है कि राज्य सरकार ने ये मांग तो जरूर की है इसको कोर्ट के, लेकिन कोर्ट इसमें क्या फैसला लगा वो सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी। जी अनुराग, अभी इससे पहले हम लोग नो हेलमेट नो पेट्रोल का जिक्र कर रहे थे, उस पर भी आपसे अपडेट लेना था। 5 अगस्त तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। वजह क्या माना जाए? सरकार ने जल्दबाजी मचा दी और पेट्रोल पंप मालिकों से बहुत ज़्यादा बात नहीं की, उनको विश्वास में नहीं लिया।
एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जो मंत्री है दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री है, उन्होंने जो फैसला लिया था कि 1 अगस्त से नो हेलमेट नो पेट्रोल, तो उसका काफी विरोध हो रहा था क्योंकि पैन इंडिया ये फैसला था। और इस विरोध को देखकर जब ये बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची तो कल ही देवेंद्र फडणवीस ने खुद ने ये कहा कि वो इस पूरे मामले को वो देखेंगे और उसका एक पूरा मुआयना करेंगे कि इसमें जो जिस तरह से सरकार पेट्रोल पंप के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है कि वो सुनिश्चित करे। तो उसी को देखते हुए कल जो पेट्रोल पंप के जो एसोसिएशन है उसने कहा था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं डाल सकती, सरकार एक सोशल अवेयरनेस पैदा करे और सोशल अवेयरनेस पैदा करने के बाद एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करे और उसके बाद इसे लागू करे। और ये जो हेलमेट लागू करने का काम है ये पेट्रोल पंप का नहीं है, ये सरकार का काम है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। तो उसी को देखते हुए जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसमें इंटरवीन करा तो उसी इंटरवेंशन के बाद इसको अब 5 अगस्त तक डाल दिया गया है और ये माना जा रहा है कि इसमें और भी एक्सटेंशन हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेबी ने स्टार्टअप कंपनियों की लिस्टिंग के लिए नए प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया है। इसका नाम होगा हाईटेक स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर प्री लिस्टिंग होल्डिंग में ज्यादा कैटेगरी के निवेशकों को मौका मिलेगा। प्री लिस्टिंग में QIBs के साथ फैमिली ट्रस्ट, NBFCs भी हिस्सा ले सकेंगे। इसमें पोस्ट लिस्टिंग प्रमोटर्स के लिए 25% पब्लिक होल्डिंग की शर्त खत्म करने का प्रस्ताव है। सभी कैटेगरी के निवेशकों के लिए प्री इश्यू लॉक इन 6 महीने किया जाएगा। जी बिजनेस ने 22 जून को ही बताया था कि किस तरह के नियमों का प्रस्ताव हो सकता है। जीएसटी बिल मंगलवार या बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में जीएसटी बिल पर 5 घंटे चर्चा होगी। सरकार को पूरा भरोसा है कि वो राज्यसभा में इसे पास करा लेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस भी जीएसटी दरों पर कैप लगाने की मांग पर पीछे हट गई है। हालांकि जीएसटी पर शिकायतें दूर करने के लिए कांग्रेस नए सिस्टम की हिमायती है। इसके अलावा कांग्रेस अगले 5 साल तक जीएसटी दरों में कोई बदलाव ना हो, इस पर जोर दे सकती है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने जीएसटी में प्रस्तावित 1% इंटरस्टेट टैक्स को हटा दिया था। साथ ही राज्यों को 5 साल तक 100% मुआवजा देने की मांग भी मान ली थी। कांग्रेस ने भी जीएसटी को समर्थन देने का संकेत दिया है। एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती तभी होगी जब महंगाई में गिरावट आएगी। भट्टाचार्य के मुताबिक बारिश के चलते सब्जियों की सप्लाई कम हो गई है। मॉनसून के बाद ही सब्जियों की सप्लाई बढ़ेगी। हमारी एक्सपेक्टेशन इस बार तो लगता है कि जैसी थी वैसी ही रहेगी, क्योंकि आज के दिन में आपको मालूम है वेजिटेबल के प्राइसेस थोड़े बढ़े हुए हैं। ये वेजिटेबल प्राइसेस तभी घटेंगे जब मॉनसून थोड़ा कम होगा, क्योंकि मेनली जो बढ़ा है वो है पोटैटोज, टोमेटोज और चिलीज़ के प्राइसेस। नाउ ऑल ऑफ दीज विल बिकम मच लेस एज द न्यू सप्लाई कम्स टू द मार्केट, द खरीफ सप्लाई कम्स टू द मार्केट, एंड फॉर दैट आई थिंक वी नीड टू वेट फॉर अ मंथ और 2। और अब बात नतीजों की। आईसीआईसीआई बैंक के पहली तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। अप्रैल-जून तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 2,976 करोड़ रुपए से घटकर 2,232 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान बैंक का ग्रॉस एनपीए 5.82% से बढ़कर 5.87% हो गया। बैंक के प्रोविजनिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर प्रोविजनिंग 950 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,510 करोड़ रुपए हो गई। इस दौरान बैंक के लोन रीस्ट्रक्चरिंग में कमी आई है। Must recognize that the overall recovery continues to be only gradual. That resolution of these large cases takes time. So I think it's very early to say that all the pressure on NPA accretion is off. I think you will still see this pressure continue for some time. सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने रीजनल कनेक्टिविटी पर सरकार का रुख साफ किया है। जयंत सिन्हा ने कहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के जरिए सरकार का मकसद हवाई सफर को अफोर्डेबल बनाना है और बिना राज्यों के समर्थन के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को सफल नहीं बनाया जा सकता। जयंत सिन्हा ने कहा कि इस स्कीम में एलायंस के लिए काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सरकार को एलायंस की तरफ से कई तरह की रिक्वेस्ट मिली हैं, जिनमें बैंक गारंटी को कम करना शामिल है। कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों की मांग है कि रीजनल कनेक्टिविटी देने के लिए 10% की सब्सिडी केंद्र सरकार दे। वहीं एलायंस ने वायबिलिटी गैप फंडिंग को 3 साल से ज्यादा रखने की मांग की है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को 15 अगस्त तक फाइनल कर दिया जाएगा। डिमांड की कोई कमी नहीं है, और अगर हम
कोई भी शहर को, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे वो मैसूर हो, ये शहरों को अगर हम लोग जो बड़ी बड़ी जो हम लोगों की मेट्रोज़ हैं उनके साथ जोड़ लें या और छोटे छोटे शहर के साथ जोड़ लें तो इन सब रूट्स पे ट्रैफिक बहुत आएगा। तो जैसे चौबे साहब कह रहे थे, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ हमारे एयरलाइंस ले सकते हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार भी जल्द ही रिटेल पॉलिसी लाएगी। सूत्रों के मुताबिक 1 नवंबर को हैपनिंग हरियाणा समिट में हरियाणा सरकार रिटेल पॉलिसी लॉन्च करेगी। पॉलिसी के जरिए हरियाणा सरकार की 10,000 करोड़ रुपए तक निवेश लाने की योजना है। सूत्रों का कहना है कि रिटेल पॉलिसी के फ्रेमवर्क पर हरियाणा सरकार काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप, शॉपर्स स्टॉप समेत कई बड़ी रिटेल कंपनियां हरियाणा में निवेश कर सकती हैं। राज्यों की रिटेल पॉलिसी का मकसद रोजगार बढ़ाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करना है। पॉलिसी से कंपनियों को रिटेल स्टोर्स खोलने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा। अगर कई राज्यों में रिटेल पॉलिसी होगी तो केंद्र सरकार सिंगल रिटेल पॉलिसी भी लागू कर सकती है।